हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेक थ्योरी एंड प्रैक्टिकल पर। और आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं टूल्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, हमारे वर्कशॉप में जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं उन सभी टूल्स के बारे में हम एक एक अलग अलग पॉइंट वाइज हम पढ़ेंगे, जिसमें सबसे पहले हम इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यहाँ पे बताने जा रहे हैं कि जो हमारे पास में टूल्स होते हैं उन टूल्स का क्या महत्व होता है और उन टूल्स को हम क्यों यूज करते हैं उनके बारे में सबसे पहले तो आपको थोड़ी सी जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जब आप कोई काम करते हो तो उन काम के बारे में सबसे पहले तो आपको एक नॉर्मल जानकारी होनी चाहिए। तो ये जो हम औजार पढ़ रहे हैं उन औजार के बारे में यूज क्यों किया जाता है और किस प्रकार से यूज करना है, तो कैसे सावधानियां रखनी है, इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक जो फंडामेंटल है वो हम समझ लेते हैं। जैसे कि आप सबको पता है कि जो हमारे पास में औजार है एक ऐसी वस्तु है जिसे हम अपना काम बहुत ही जल्दी और आसान तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको काम को जल्दी और आसान तरीके से करना है तो हम इस औजार का यूज करेंगे, क्योंकि हम हमारा काम एक तो जल्दी और दूसरा हम आसान तरीके से कर सकते हैं, इसीलिए हम इस टूल्स का यूज करते हैं। और उसके बाद में ये औजार ज्यादातर धातुओं के बने होते हैं। जैसे कि मैं अगर बताऊं कि बेसिक टूल्स में अगर लेते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर, जैसे कि फॉर्जेट स्टील की बनाई जाती है, उसके बाद में कोई क्रोमियम स्टील की बनाई जाएगी। तो अलग अलग धातुओं का यहाँ पे जो हमारे टूल्स होंगे वो बनाए जाएंगे, जिनका एक विशेष आकार और आकृति होती है। मतलब जैसे कॉम्बिनेशन प्लायर होगी तो उसकी आकृति अलग होगी, और साइड कटिंग प्लायर है तो उसकी आकृति अलग होगी, और आकृति के हिसाब से उनके विशेष कार्य के लिए हम उनको एक यूज लेते हैं। ये बहुत आवश्यक है कि एक इलेक्ट्रिशियन अपने काम के लिए उचित औजारों का प्रयोग करे। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के बारे में जो टूल्स होते हैं उनके बारे में तो पढ़ रहे हैं, और उसके साथ साथ में आपकी कोई भी ट्रेड हो उनमें भी ये बेसिक टूल्स और मापक टूल्स और चिन्हन औजार ये यहाँ पे आते हैं। तो उनके बारे में भी आपकी कोई अलग ट्रेड है तो आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए भी ये वीडियो बहुत फायदेमंद साबित होने वाला है। तो अगर आप कोई भी ट्रेड में काम कर रहे हो तो उसके लिए एक उचित औजार का प्रयोग करना चाहिए। सही औजारों के प्रयोग से आपकी जो काम की गति है और परिशुद्धता है और कार्यकुशलता में भी वृद्धि हो जाती है। मतलब आप अगर काम कर रहे हो तो उसमें गति जो बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ में जो आपकी परिशुद्धता, यानी कि कोई भी आप काम करते हो तो उसमें एक सही तरीके से शुद्धता के साथ में आप काम कर सकते हो, और आपकी जो कार्य कुशलता है वो भी उसमें वृद्धि हो जाती है। कार्य कुशलता मतलब अगर आप काम कर रहे हो, यहाँ पे एक काम कर रहे हो 2 घंटे में, और उसी के साथ में अगर आपके सही औजार वगैरह आपके पास में है, परिशुद्धता है, तो आप उसी एक काम को आप 1 घंटे में कर सकते हो। तो मतलब आपकी क्या हुई, ये परिशुद्धता हुई, ठीक है ना, उस काम के कार्य कुशलता में भी वृद्धि हो गई यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप कार्य कुशलता में वृद्धि कर सकते हो। उसी के साथ में हम आगे देखते हैं कि उचित देखरेख और अनुरक्षण से औजारों का जीवन बढ़ेगा और कार्य कुशलता में सुधार होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं वर्कशॉप के अंदर टूल्स का यूज करते हो तो ऐसा नहीं कि आपकी प्लायर जो है यहाँ पे वर्कशॉप के अंदर एक साइड में पड़ी है तो वहीं पे पड़ी है, उसको आप देखो ही नहीं। यहाँ पे कोई मोटर का काम कर रहे हो आप यहाँ पे, तो उस मोटर के पास में आपने कॉम्बिनेशन प्लायर छोड़ दी है, या फिर कोई औजार ऐसे ही नीचे पड़ा हुआ है, ठीक है ना, पानी उसके ऊपर आ रहा है, जंग लग रहा है, वो धातु जो टूल्स है वो ऐसे ही पड़ा है। तो वो एक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपके पास में जो औजार है उसका उचित आपको एक तो देख रेख रखना है कि भाई यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर सही से वर्क कर रही है, नहीं वर्क करी तो उसके पिवेट के अंदर आप मोबिल ऑयल डालोगे जिससे कि वो एकदम सही कार्य करेगी। और जो कटिंग टूल्स है उसको अलग रखो, और जो हैंडिंग टूल है उसको अलग रखो। तो उसमें क्या है कि आपके जो काम की गति है, वो स्पीड है, वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। और उसके साथ साथ में आपको अनुरक्षण करना है, मतलब हर एक टाइम के बाद में आपको क्या करना है, औजारों को एक देख रेख करनी है कि भाई हमारा औजार कोई खराब तो नहीं हुआ है। क्योंकि बहुत टाइम होते हुए जो अगर अपना औजार पड़ा हुआ रहता है तो उसमें जंग लग जाता है, और जंग लगने के कारण वो एक सही तरीके से काम नहीं करता है, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। एक विद्युत कार को मशीनों का सुगमता पूर्वक प्रचालन और मरम्मत करने के लिए टूल्स की जानकारी होना बहुत जरूरी है। मतलब भले ही मैं इलेक्ट्रिशियन ट्रेड की बात कर रहा हूं, यहाँ पे कोई सी भी ट्रेड हो, अगर आप कोई प्रचालन कर रहे हो, मशीन को चला रहे हो, यहाँ पे मशीन को मुझे कहीं किसी मशीन को जोड़ना है यहाँ पे, तो उसके लिए टूल्स की आवश्यकता होगी। और अगर मुझे कहीं मशीन को खोलना है या मरम्मत करनी है, तो मरम्मत करने के लिए मैं इस मशीन को खोलने के लिए मुझे टूल्स की जरूरत तो पड़ेगी ना। जैसे कि स्पेनर हुआ, कॉम्बिनेशन प्लायर हुई, तो इसके माध्यम से हम इस काम को पूरा कर सकते हैं। मतलब इन टूल्स के माध्यम से हम ये जो मरम्मत का काम है या फिर कोई प्रचालन का काम है, तो उनको हम आसानी से पूरा कर सकते हैं। तो उसके लिए भी हमें एक टूल्स की जरूरत पड़ती है। तो इसी के बारे में मुझे थोड़ा सा आपको समझाना था कि टूल्स क्या होता है और हम टूल्स को क्यों पढ़ते हैं, ये हमारे वर्कशॉप में कैसे काम आते हैं। तो फंडामेंटल की आपको थोड़ी सी जानकारी होना बहुत जरूरी होता है।
तो टूल्स के टाइप के बारे में हमने पढ़ लिया। हम इस टूल्स को हम 6 भागों में बांटने वाले हैं, ठीक है, जिसमें कि सामान्य औजार, मापक औजार जैसे कि मेजरमेंट, बेसिक टूल्स के अंदर जो हर टाइम आपके ये टूल्स काम आते रहेंगे, ठीक है ना। और मेजरमेंट में जो मापने वाले औजार है, जैसे कि यहाँ पे ए मीटर है या फिर वोल्ट मीटर है, ठीक है ना। तो ये औजार मेजरमेंट यानी कि मेजर करते हैं, किसी राशि को मापते हैं, तो ये मापक औजार में आ जाएंगे। सिन्हन औजार यानी कि मार्किंग टूल, कहीं मार्किंग करनी है हमें, एक सही तरीके से सीधी हमें मार्किंग करनी है, तो मार्किंग करने के लिए यहाँ पे मार्किंग टूल्स के अंदर यहाँ पे पढ़ेंगे। कर्तन औजार यानी कि कटिंग करने वाला, जैसे हैक्सा ब्लेड है हमारे पास में, तो इस हैक्सा ब्लेड के माध्यम से किसी धातु को हम जो काट रहे हैं, ठीक है ना, तो ये हेक्सा ब्लेड धातु को काट रही है, तो ये कटिंग औजार के अंदर इस प्रकार से जो भी टूल्स है काटने वाले, वो कर्तन औजार यानी कि कटिंग औजार के अंदर आ जाएंगे। और कोई छेद करने वाले औजार है, जैसे कि ड्रिल मशीन है, तो ये ड्रिलिंग औजार के अंदर अंतर्गत आ जाएगी। और उसके बाद में शॉट मारने वाले औजार, जैसे कि हथौड़ा वगैरह है, स्ट्राइकिंग टूल, जैसे कि हमारे पास में कुछ चादर वगैरह उसको सही करनी है, फ्लेट करनी है, तो हमें हथौड़े की जरूरत पड़ेगी, या फिर कोई कील को ठोकना है तो हमें हथौड़े की जरूरत पड़ेगी। यानी 6 नंबर में आएगा हमारे पास में पकड़ने वाले औजार यानी कि होल्डिंग टूल, जैसे कि कोई वस्तु के ऊपर हमें कोई जैसे धातु उसको काटना है, तो हम क्या कर रहे हैं, उसके जो हमारे पास में एक बेंच वॉइस रहती है, उस बेंच वॉइस के बीच में यहाँ पे दोनों जबड़ों के बीच में इस धातु को पकड़ के उसके बाद में आसानी से काट सकते हैं। यानी कि ये क्या किया, इस धातु को क्या किया, यहाँ पे होल्डिंग किया है, होल्डिंग यानी कि जकड़ के रखा है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ऐसे पकड़ने वाले जो औजार है वो हम पढ़ेंगे, यहाँ पे बेंच वॉइस वगैरह है वो हम पकड़ने वाले औजारों के अंदर यानी कि होल्डिंग टूल्स के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो ये टोटली हमारे पास में इन औजारों को हमने एक अलग अलग भागों में बांटा है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो हम इस औजारों को पढ़ने से पहले मैं थोड़ी सी एक और आपको जानकारी देने वाला हूं, जो कि रहेगी हमारे पास में स्टैंडर्ड और स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कि मानक और मानकीकरण क्या होता है, उनके बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत जरूरी है। और हम जो औजार पढ़ रहे हैं वो एक स्टेप वाइज पढ़ेंगे, जिससे कि आपको सारी जानकारी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे मानक के बारे में अगर बात करें, यहाँ पे आपको समझना है कि भाई यहाँ पे जो मानक होता है स्टैंडर्ड, वो किसी पद या राशि की परिभाषा, किसी राशि का मात्रक, यानी कि जैसे कि हमारे पास में धारा है और धारा का मात्रक जैसे एम्पियर है, किसी मात्रक का इकाई मान, जैसे एक इकाई मान 1 एम्पियर बराबर उसका मान कितना होगा, किसी उत्पाद का आकार, प्रकार और कार्य विवरण आदि का निर्धारण रूप जो है एक मानक कहलाता है। उदाहरण के तौर पर भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय माप तोल पद्धति में जो है लंबाई, द्रव्यमान, समय के मानक मात्रक जैसे कि मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। तो ये एक अंतर्राष्ट्रीय और भारतीय मापतोल पद्धति है। यहाँ पे एक मानक मान एक निर्धारित किया हुआ है कि भाई यहाँ पे जो लंबाई की जो इकाई है वो आप मीटर बोलोगे बस, ठीक है। और जो ये मानक मान है इसका, ठीक है, और द्रव्यमान की इकाई आप क्या बोलोगे, किलोग्राम बोलोगे, और यहाँ पे समय की इकाई है वो सेकंड बोलोगे। मतलब ये भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय मापतोल पद्धति में एक फिक्स किया हुआ है, जिससे कि आपको किसी भी देश में अगर आप काम करने जाते हो तो वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, ठीक है। इसी प्रकार विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ये एक फिक्स स्टैंडर्ड यहाँ पे इन्होंने निर्धारित कर रखा है, ठीक है ना। उसके बाद में स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण, भारतवर्ष में एसआई यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल के आधार पर 1969 में आईएसआई यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने मानकों के निर्धारण का कार्य प्रारंभ किया था। अगर आपको यहाँ पे बोल दें कि बताइए कि आईएसआई संस्था जो इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट थी, उन्होंने मानकों के निर्धारण का कार्य कब प्रारंभ किया, तो आपको बताना है 1969 के अंदर। और यह भी पूछ सकता है आईएसआई की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको बताना है इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट होता है, ठीक है। उसके बाद उक्त संस्थान का यह कार्य मानकीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य क्या है, जो मानकीकरण है, उन्होंने एक मानकीकरण एक संस्था बनाई, ठीक है ना। तो इन संस्था का मुख्य उद्देश्य यह था कि उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना। मतलब कोई भी औजार बना रहा है, कोई मशीन बना रहा है, तो उसका एक गुणवत्ता है, एक वहां पे ये जो स्टैंडर्डाइजेशन यहाँ पे मानकीकरण है वो एक निर्धारित करते हैं कि भाई इसकी गुणवत्ता सही है या नहीं है। अगर सही होती है तब ये उनको मानकीकरण करके यहाँ पे बाजार में भेजा जाता है। तो भारतीय वस्तुओं के स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए कुछ निश्चित मानकीकरण विधियां आवश्यक होती हैं। मतलब यहाँ पे कोई आप औजार बना रहे हो तो उस औजार का यहाँ पे मानकीकरण होता है और आईएसआई संस्था के द्वारा, तब जाके अगर आप बाहर के देशों में अगर उसी सामान को आराम से बेच सकते हो और वो उसके ऊपर विश्वास भी कर लेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर आईएसआई का मार्का या फिर बीआईएस का मार्का होगा। वो ये देखेंगे कि यहाँ पे जो भारत के अंदर बीआईएस संस्था है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड,
उन्होंने इस जो वस्तु है, जैसे आप प्लायर खरीद रहे हो किसी देश के अंदर, तो वो यहाँ पे कंज्यूमर देखेगा कि हाँ भाई BIS का इसके ऊपर मार्का है, इसका मतलब भारतीय भारतीय जो संस्था है BIS काम कर रही है मानकीकरण का, उन्होंने उसको वेरीफाई किया है ये जो औजार है वो आपके स्वास्थ्य के लिए या फिर आप जो काम कर रहे हो सेफ्टी के हिसाब से बहुत सही है और आप इसको यूज ले सकते हो, तब वो जाके कंज्यूमर उसको खरीद सकता है आराम से। ठीक है ना। तो ये मतलब एक पेट के रूप में आपका एक BIS मार्का हो जाता है वहां पे। ठीक है ना। कहीं आप देश में अलग देशों में आप काम करते हो या फिर अपने ही देश में अगर कोई सामान का विक्रय करते हो। ठीक है। तो यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में विक्रय के लिए कुछ निश्चित मानकीकरण विधियां आवश्यक होती हैं और विद्युत के सभी उपकरण मशीन आदि सभी BIS यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड और ISI प्रमाणित होने चाहिए। मैंने BIS के कोष्टक में ISI इसलिए लिखा है, पहले हमारी जो संस्था थी ISI के नाम से चल रही थी, उसके बाद में उसका नाम बदल के BIS कर दिया गया है। ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, प्रमाणित होने चाहिए। भारत में वस्तुओं के मानकीकरण के लिए BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड मानक स्थापित किया जाता है। मतलब अगर आपको बोल दें कि भारत के अंदर वस्तुओं की जो मानकीकरण यानी कि स्टैंडर्डाइजेशन के लिए जो संस्था है उसका क्या नाम है, तो आपको बोलना है BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। फुल फॉर्म भी पूछ सकता है आपको। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वस्तुओं के मानकीकरण के लिए ISO यानी कि अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें, ठीक है, तो तब हमारी एक संस्था आती है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस। ठीक है। ISO के नाम से जाना जाता है। तो इसकी भी फुल फॉर्म यहाँ से आप पता कर लीजिए, याद कर लीजिएगा। ठीक है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं कि जो हमने पढ़ा यहाँ पे BIS ISI ISO उन संस्थाओं के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले ISI यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, जो कि एक भारत की संस्थान है। ठीक है। तो ISI का पूर्ण भारतीय मानक संस्थान होता है, पूर्ण नाम है जो भारतीय मानक संस्थान है। ठीक है। और इसकी जो स्थापना है 6 जनवरी 1947 में हुई थी। और ISI की स्थापना उद्योगों को व्यवस्थित विकास और औद्योगिक उत्पादन दक्षता को बनाए रखने के लिए मानक स्थापित करने के लिए की गई थी। मतलब यहाँ पे उद्योगों को एक व्यवस्थित विकास में, नहीं तो ये अगर उसके ऊपर कंट्रोल नहीं होगा ISI का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो कोई कंपनी है कोई प्लायर बना रही है तो अनुचित तरीके से वो बना लेगी यहाँ पे, तो एक व्यवस्थित विकास नहीं हो पाएगा ना उद्योग का वहां पे। तो औद्योगिक उत्पादन दक्षता मतलब उसकी दक्षता गुणवत्ता बनाए रखने के लिए यहाँ पे इस ISI संस्था का निर्माण किया था। और ये एक ISI चिन्ह प्रदान करता है। मतलब इसका चिन्ह इस प्रकार से, किसी भी वस्तु को आप खरीदते हो तो उसके ऊपर ऐसा चिन्ह आपको दिखाई देगा। इसका मतलब यह है कि जो हमारी भारतीय संस्था है, भारतीय मानक संस्था, उसने इसको वेरीफाई किया है और ये आपके जो सेफ्टी पर्पज से एकदम सही है, 100% सही होता है। ठीक है। तब आप उसको खरीद सकते हो इसका ये मार्का देख के। ठीक है। और जो भारत में औद्योगिक उत्पादों के लिए एक मानक अनुपालन चिन्ह है, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में अब तक का सबसे आम और पहचाना जाने वाला प्रमाणिक चिन्ह है। इस चिन्ह के बारे में बात हो रही है। और 1987 में इसका नाम बदलकर भारतीय मानक ब्यूरो BIS कर दिया गया। मतलब आपको अगर बोल दें कि बताइए कि ISI संस्थान का नाम बदलकर कब BIS संस्थान कर दिया गया, तो आपको बताना 1987 के अंदर। और भारत में कुछ उत्पादों की बिक्री के लिए ISI लेबल अनिवार्य होता है। मतलब कोई कोई ऐसे उत्पाद होते हैं उसको बिक्री अगर आपको करना है बाजार के अंदर, तो उसके ऊपर ISI का मार्का होना चाहिए। अगर कोई फर्जी से कर रहा है तो उसकी जो कंपनी है कभी भी पकड़ के उसके ऊपर जुर्माना भी गवर्नमेंट उसके ऊपर लगा सकती है। तो ISI मार्का एक सर्टिफिकेट मार्क है, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है आपको कि बाजार में बेचे जा रहे प्रोडक्ट पर लगाया जाता है। और भारत में कई सरकारी स्टैंडर्ड संस्थाएं जो भारत में बन रही वस्तुओं को सही तरह से टेस्ट करती हैं। मतलब ये टेस्ट करती हैं वस्तु को, ये सही है आपके सेफ्टी के लिए। ये ISI मार्का उन प्रोडक्ट पर लगाया जाता है जो इस्तेमाल करने में 100% सेफ हो, उसी के ऊपर ये लगाया जाता है। ठीक है। उसके बाद में नाम बदल के 1987 में BIS संस्था यानी कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड बनाया गया। और भारतीय मानक ब्यूरो और उपभोक्ता मामलों, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के तत्वावधान से कार्यरत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है। ये भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के द्वारा स्थापित किया गया, जो कि 23 दिसंबर 1986 में लागू किया गया। तो आपको पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत BIS का निर्माण स्थापित किया, तो आपको बताना भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 1986 के द्वारा। कब स्थापना हुई, तो 23 दिसंबर 1986 में लागू हुआ। और भारतीय मानक ब्यूरो का मुख्य कार्य उपभोक्ता को खतरनाक उत्पादों से बचाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सुरक्षा प्रदान करना और गुणवत्ता का आश्वासन प्रदान करना। मतलब ये कंज्यूमर को बताएगा इसकी गुणवत्ता एकदम सही है, तो ये इसके ऊपर इस ऐसा मार्का आपको दिखेगा। ठीक है, BIS का। उसके बाद में ISO यानी कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन होता है। और ISI का पूर्ण रूप
मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये एक मतलब अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मानक सेटिंग निकाय भी कह सकते हैं इसको, जो विभिन्न राष्ट्रीय मानक संगठनों के प्रतिनिधियों से बना है। ISO विभिन्न व्यवसाय और उद्देश्य के लिए मानक और दिशा निर्देश बनाता है और तकनीकी रिपोर्ट प्रकाशित करता है। इसकी स्थापना 23 फरवरी 1947 में हुई और ये संगठन दुनिया भर में मालिकाना, औद्योगिक और वाणिज्यिक मानकों को बढ़ावा देता है। ये 162 देशों में संचालित है। अगर आपको बोल दें कि ISO का मुख्यालय कहाँ है, तो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। ठीक है, तो आपको ये थोड़ी सी जानकारी रखना है। तो ISO का मार्का जो है वो इस प्रकार से आपको देखेगा, जैसे कि कहीं बाहर से कोई वस्तु है यहाँ पे, जैसे भारत के अंदर ही बन रही है, तो अगर उसको कहीं दूसरे देश में बेचना है तो ये मार्का होना बहुत जरूरी होता है वहां पे। ठीक है ना, ISI का। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको मार्का दिख जाएगा ISI का। और उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पे जो हम पढ़ रहे थे टूल्स के बारे में, और उसी के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं आज का सबसे पहला टूल, जो कि कॉम्बिनेशन प्लायर यानी कि बहुक्रिया प्लायर। अब आपको नाम से पता चल रहा है कॉम्बिनेशन यानी कि क्या हुआ, बहुक्रिया, मतलब एक काम नहीं, इसके द्वारा बहुत सारे काम कर सकते हैं। उस प्लायर का नाम हमने रखा कॉम्बिनेशन प्लायर। अब आपको जैसे यहाँ पे डायग्राम दिख रहा है, उससे भी आपको पता चल रहा है कि इसका काम बहुत ज्यादा है। ठीक है, जैसे कि हमारे पास में अगर वास्तविक रूप से आप देखोगे तो इस प्रकार की प्लायर दिखेगी आपको। और अगर आपको इंटरनल संरचना में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है आगे का भाग, जो टिप होता है, आगे का भाग, इसको बोलते हैं टिप। ठीक है ना, और जो यहाँ पे जो टिप होता है, टिप से हम शुरुआत करेंगे। और यहाँ पे देखना आप ऊपर नीचे ऐसे जो यहाँ पे दिखाई दे रही है लाइन। ठीक है ना, तो इस लाइन में थोड़ा सा गैप होता है। कोई भी यहाँ पे ग्रिपिंग सरफेस, मतलब एक फ्लैट सरफेस है, उस फ्लैट सरफेस को अगर आपको ग्रिप यानी कि पकड़ना है, तब आपको क्या करोगे, इसके आगे वाला जो हिस्सा है उसका यूज करोगे। जब आपको किसी पाइप ग्रिप, यहाँ पे लिखा आ रहा है ना गोल गोल, यहाँ पे बीच में ये जगह रहती है, इसको बोलते हैं पाइप ग्रिप। तो अगर कोई गोल पाइप है उसको ग्रिप करना है यानी कि पकड़ना है, तब आप इसका यूज करोगे। ठीक है, सबका यूज अलग अलग होता है। उसके बाद में आता है यहाँ पे ये काटने के लिए, जैसे कि यहाँ पे कोई वायर वगैरह काटते हैं अपन, कोई लाइट का वायर वगैरह है, ठीक है ना, 1.5 mm से 4 mm वायर काटते हैं, तो उसमें यहाँ पे इस धातु को बोलते हैं साइड कटर। ठीक है ना, ये साइड कटर होता है जो कि कोई वायर को काटने के लिए यूज में लेते हैं। अब उसके बाद ऊपर की साइड में जाते हैं अपन, तो यहाँ पे आपको मिलेगा जॉइंट कटर। ये आपको थोड़ा सा छोटा सा छेद दिख रहा है ना, जब आप इस कॉम्बिनेशन प्लायर को खोलोगे उस प्रकार से, तो यहाँ पे पूरा छेद यहाँ पे दिखाई देगा, आपको पूरा आर पार दिखेगा। तब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्टील का वायर जो बहुत ज्यादा हार्ड वायर है ना, वो यहाँ से नहीं काटना, आपको इस स्थान से काटना है, जो कि हम बोलते हैं इसको जॉइंट कटर। तो जॉइंट कटर के अंदर इस वायर को डाला आपने, उसके बाद में ये जॉ तो पहले से ही खुले हुए हैं, उसके बाद में इस जॉ के ऊपर जैसे ही प्रेस लगाओगे तो यहाँ पे ये जो वायर है वो कट जाएगा। जैसे कि मैं बताऊं आपको, यहाँ पे ये जो वायर है इसके बीच में यहाँ पे डाला जाता है। ठीक है, और ये जब जो ना खुले रहते हैं उस टाइम, और जैसे इस वायर डालने के बाद में जॉ के ऊपर प्रेशर लगाते हैं तो ये वायर यहाँ से बीच में कट जाता है। ठीक है ना, तो ये जॉइंट कटर होता है। और उसके बाद में आगे की साइड में जाते हैं हम, यहां से आपको दिख रहा है अलग भाग, ये भाग होता है, ये भाग जो है वो है लेग ऑफ हैंडल, मतलब ये इस प्लायर का हैंडल होता है। तो इस हैंडल के ऊपर आपको लाल कलर में जो आपको ये धातु दिख रहा है वो इंसुलेटेड किया हुआ है। ठीक है, इनकी लेग जो है यहाँ पे इंसुलेटेड की हुई है। अब आप कहोगे भाई इसकी इंसुलेटेड क्यों की गई है, क्योंकि हम लाइव वायर या लाइव वायर यानी कि जो फेज जिसमें करंट चल रही है उसके ऊपर अगर काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे करंट, ये तो धातु है, ठीक है ना, सालक धातु है, तो करंट यहां से लेके यहाँ पे पहुंच जाएगी ना। तो इस करंट के मार्ग में अवरोध प्रदान करने के लिए हमने एक यहाँ पे जो लेग है उसको इंसुलेटेड किया गया है। इससे क्या होगा, जब हम लाइव वायर पे जो लाइंस में करंट बह रही है उसके ऊपर जब काम करेंगे ना, तब अपने को करंट नहीं आएगा। इससे ये बताता है यहाँ पे इंसुलेशन किया हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे इंसुलेशन किया हुआ है। और इसमें दो यहाँ पे जॉ होते हैं, एक तो ये फर्स्ट जॉ है और दूसरा यहाँ पे इसमें जॉ दिख रहा है सेकंड जॉ। अब इन दोनों जॉ में से कोई एक जॉ हमेशा मूव करता रहेगा, तो हम इसको बोल सकते हैं, किसी एक जॉ को बोल सकते हैं मूविंग जॉ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो पार्ट्स थे मैंने कॉम्बिनेशन प्लायर के वो बता दिए है। अब लास्ट रहता है यहाँ पे बीच में रहता है पिवेट, क्योंकि ये जो पिवेट होता है उस पिवेट के ऊपर ही यहाँ पे दोनों जॉ यहाँ पे मूव करते हैं ना, तो यहाँ पे ये जो बीच वाला भाग है वो कहलाता है पिवेट। और पिवेट में आपको ध्यान रखना है हमेशा एक थोड़े टाइम के बाद में आपको यहाँ पे मोबिल ऑयल डालते रहना है, नहीं तो ये प्लायर जाम हो जाएगी। ठीक है, तो ये थोड़ी सी जानकारी है वो हम आपको आगे बताएंगे। अब हम बात करते हैं इस कॉम्बिनेशन प्लायर का यूज क्या है, पार्ट्स के बाद में हम बात करेंगे यूज के बारे में। तो इसका कार्य
कटिंग यानी कि कोई वस्तु काटने के लिए, मैंने बताया था यहाँ साइड कटर होता है, तो साइड कटर से हम कोई जो वायर वगैरह उसको काट सकते हैं। तो इसका कार्य कटिंग और मोड़ने, ट्विस्टिंग करने। जैसे कोई हमारे पास में दो वायर, एक इधर से वायर आ रहा है, एक इधर से वायर आ रहा है, तो इस वायर को हम ऐसे लेके इन दोनों को ऐसे पकड़ेंगे, उसके बाद में प्लेयर के माध्यम से ऐसे ऐसे क्या करेंगे, ट्विस्ट करेंगे, मतलब मोड़ेंगे इसको, ठीक है। तो इसके माध्यम से हम ट्विस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद में खींचने यानी कि पुलिंग करने के लिए, जैसे कि मेरे पास में एक वायर ऐसे है, तो इसको ना आगे वाला हिस्सा जो मैंने बताया था ना ग्रिपिंग सरफेस, तो उस ग्रिपिंग सरफेस के माध्यम से यहां पे पकड़ूंगा और उसके बाद इस वायर को मैं बाहर की तरफ खींच भी सकता हूं, ठीक है ना। उसके बाद में पकड़ने होल्डिंग करने के लिए, तो यहां पे मैंने बताया कि भाई पाइप को ग्रिप करने के लिए यहां पे कर सकते हैं, सरफेस सतह है तो यहां पे आगे वाला सिरा यूज कर सकते हैं अपन, ठीक है ना। तो इसको पकड़ने के लिए यूज में भी हम इस प्लायर का यूज कर सकते हैं। और वायरिंग समुच्चय यानी कि वायरिंग असेंबली में इसका पूरी वायरिंग अगर करते हो वहां पे असेंबली में बहुत ज्यादा ये काम आने वाली है। और मरम्मत कार्य के लिए, छोटे जॉब्स को पकड़ने के लिए, मरम्मत काम कर रहे हो तो उसमें छोटे कोई जॉब्स वगैरह है तो उसमें पकड़ने के लिए बहुत ज्यादा ये काम आती है, ठीक है ना। उसके बाद में कम व्यास के तारों और केबलों को काटने के लिए भी साइड कटर का भी यूज करते हैं। ये जो साइड कटर है, कम व्यास के जो तार होते हैं, केबल है, तो उसको भी काट सकते हैं, साइड कटर से इसका यूज होता है। और स्टील के तारों को काटने के लिए एक जॉइंट कटर लगाया जाता है। जो स्टील के तार है ना, यहां से नहीं काटना है, अगर यहां से काटते हो तो इसके जो जॉ है वो बराबर काम नहीं करेंगे और कटेगा नहीं वायर। तो इसके लिए स्टील के वायर का आप क्या करोगे, यहां पे जो मैंने आपको बताया जॉइंट कटर के माध्यम से आपको स्टील के वायर को काटोगे। और बेलनाकार धातु को पकड़ने के लिए और जकड़ने के लिए पाइप ग्रिप का भी उपयोग करते हैं। मैंने बताया आपको पाइप ग्रिप का यूज करते हैं, जो बेलनाकार यानी कि पाइप वगैरह है उसको ग्रिप करना है, पकड़ना है, तो आप इसका यूज कर सकते हो पाइप ग्रिप का, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं धातु यानी कि मेटल के बारे में। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में जो कॉम्बिनेशन प्लायर होती है वो कुटित स्टील यानी कि फॉर्जेड स्टील का बनाया जाता है, ठीक है। यहाँ पे धातु के बारे में वो कभी कभार पूछ सकता है कि बताइए कि कॉम्बिनेशन प्लायर किस धातु की बनाई जाती है, तो आपको बताना है फॉर्जेड स्टील या फिर कुटित स्टील है, ठीक है। अब उसके बाद में आकार, जो साइज है, इसकी जो साइज कैसे लेते हैं, कोई बोलता है कि इसकी, मैं बाजार में अगर आप जाते हो तो कैसे इसकी साइज का विनिर्देश करोगे, भाई इतनी ऐसी चाहिए मुझे प्लेयर, इस प्रकार की चाहिए। तो उसमें आपको ध्यान रखना है इसकी लंबाई को एमएम में विनिर्देश यानी कि स्पेसिफाई करते हैं। यानी कि अगर आप वहां पे बाजार में जाते हो तो आप एमएम के अंदर इसकी साइज को निर्धारित करो कि भाई मुझे इतने एमएम की यहाँ पे प्लायर आप दीजिएगा, ठीक है। तो एमएम के अंदर आप इसकी लंबाई को विनिर्देशित करते हैं। और उसके बाद में नोट यानी कि नोट के अंदर थोड़ी सी जो जानकारी है वो आपको ध्यान रखना है इसके प्लायर के बारे में। तो लाइव वायर को लाइव वायर के लिए इंसुलेटेड प्लायर का प्रयोग करना, वायर नहीं, यहाँ पे इंसुलेटेड प्लायर का प्रयोग करना। मतलब अगर आप कोई करंट बह रही है उस वायर पे काम कर रहे हो तो वहां पे ये इंसुलेशन है ना इसके लेग पे, वो सही तरीके से होना चाहिए और इंसुलेटेड प्लायर होनी चाहिए आपके पास में, ठीक है, जिससे कि आपको करंट नहीं आएगा। इसे हथौड़े की भांति उपयोग नहीं करना है। कोई कोई क्या करता है, जैसे कोई कील वगैरह ठोकनी है तो यहाँ पे कॉम्बिनेशन प्लायर को ऐसा टेढ़ा किया और उसके ऊपर यहाँ पे ठोक रहे, हथौड़े की भांति काम कर रहे हैं, तो ऐसा भी आपको नहीं करना है। इससे क्या है, पीवेट यहाँ पे ढीली पड़ जाती है और आपके जो कॉम्बिनेशन प्लायर है वो यहाँ पे जो पहले जैसी वर्क नहीं करती है, तो आपको हथौड़ी की भांति इसका उपयोग नहीं करना है। और इसका प्रयोग गर्म वस्तु को पकड़ने में भी नहीं करना है। ऐसा नहीं आप कोई वस्तु बहुत ज्यादा गर्म है उसको आप पकड़ रहे हो तो उस वस्तु को जब पकड़ोगे ना तो यहाँ पे गर्म जो धातु है उसकी उष्मा यहां तक पहुंचेगी इंसुलेशन पर, और ये इंसुलेशन कभी भी ब्रेक हो सकता है। और जब भी आप लाइव वायर पे काम करोगे तो ब्रेक हो गया जो इंसुलेशन है उससे आपको करंट आने का खतरा रहता है, ठीक है। तो इसीलिए बोलते हैं कि इसकी गर्म वस्तु को पकड़ने के लिए इसका प्रयोग नहीं करना है। और इसकी पीवेट के समय समय पर एक दो बूंद मोबिल ऑयल डालते रहना चाहिए। जो यहाँ पे पीवेट मैंने आपको बताया, यहाँ पे बीच में पीवेट होता है, उस पीवेट के ऊपर आपको समय समय पर यहाँ पे मोबिल ऑयल की 1 या 2 बूंद डालते रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी कॉम्बिनेशन प्लायर पूरी। और उसके बाद में बात करते हैं हम अगली प्लायर के बारे में, जो कि हमारी रहेगी साइड कटिंग प्लायर। जी हाँ दोस्तों, हम बात करने वाले 2 नंबर पॉइंट में साइड कटिंग प्लायर यानी कि जिसका बोलते हैं हम विकर्ण कर्तन प्लायर। नाम यहाँ पे याद रख लेना, हिंदी में इसको बोलते हैं विकर्ण कर्तन प्लायर बोलते हैं। और यहाँ पे आपको इस प्रकार से प्लायर दिखेगी साइड कटिंग प्लायर। और इस तरीके से मैंने आपको पार्ट्स बताने के लिए यहाँ पे बताया गया है, जैसे कि आगे का जो भाग है यहाँ से लेके यहाँ तक ये कटर होता है, ठीक है ना। ये क्या होता है, कटर होता है। मतलब कोई भी धातु स्टील का वायर वगैरह है उसको हम आसानी से इसके कटर के माध्यम से काट सकते हैं। तो ये जो 20 वाला पॉइंट है इसको पिवेट भी बोल सकते हैं, हिंग भी बोल सकते हैं। तो ये हिंग है और ये यहाँ पे पीछे की साइड में लेग दे रखी है, ठीक है। उसके बाद में इसका जो उपनाम है वो आपको ध्यान रखना है, पार्श्व साइड कटिंग प्लायर होती है, यानी कि डायगोनल कटिंग प्लायर भी इसको बोलते हैं या फिर निपर भी बोलते हैं। ये आपको नाम ध्यान रखना है। आप सीधा क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कि डायगोनल कटिंग प्लायर किसको बोलते हैं,
हैं तो आपको बोला साइड कटिंग प्लायर को, ठीक है ना। पार्श्व कटिंग यानी कि एक पार्श्व से साइड से, पार्श्व यानी कि साइड से कटिंग करने वाली जो प्लायर है वो साइड कटिंग प्लायर कहलाएगी, निपर भी बोल सकते हैं इसको। यूज इसका है वो छोटे व्यास की कॉपर एल्यूमिनियम तारों को काटने के लिए, जैसे कि 4 mm व्यास से जो कम वायर है उसको हम इस साइड कटिंग प्लायर के माध्यम से काट सकते हैं। और केबल का आवरण इंसुलेशन हटा लें। कोई बहुत बड़ी केबल होती है ना, उसके अंदर अलग अलग जैसे वायर है, उस केबल का जो कोई इंसुलेशन है अगर ऊपर से हटाना है तो उसमें ये बहुत सहायता देती है अपने को, ठीक है। और कॉटर पिन को विभाजित करने के लिए भी इसका बहुत ज्यादा प्रयोग होता है। और ये जो धातु है किस धातु की बनाई जाती है, तो यहाँ पे फॉर्जेट स्टील की बनाई जाती है और इसकी साइज जो है वो 100 mm 150 mm में ये मिल जाती है आपको, ठीक है। उसके बाद में आगे बात करते हैं साइड कटिंग के बाद में हमारी 3 नंबर में आ जाती है फ्लैट नोज प्लायर यानी कि सपटी नाक प्लायर। इसकी जो नाक है ना, आगे वाला नाक यानी कि जो आगे वाला भाग, ठीक है ना, वो एकदम सपटा रहेगा, ठीक है। जैसे आपको दिख रहा ना, मैं वापस आपको बता देता हूँ, आगे वाला जो भाग है वो एकदम सपटा रहेगा, जैसे कि आपको सपटा दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए उसको फ्लैट नोज बोलते हैं, यानी कि जो भाग है आगे वाला जो फ्लैट रहेगा, आपको यहाँ से मालूम पड़ रहा है, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे व्यू फ्रॉम एक्स यहाँ पे दे रखा ना, आगे वाला भाग जैसे फ्लैट दे रखा है आपको, वो यहाँ पे दर्शाया गया है, ठीक है। तो इसमें 2 जॉ होते हैं, इसमें भी कोई भी प्लायर हो उसके अंदर 2 जॉ होते हैं, हमेशा आपको ध्यान रखना। और उन दोनों जॉ में से कोई एक मूविंग जॉ होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक मूविंग जॉ हमने यहाँ पे इंगित कर दिया है। और इसके ऊपर इंसुलेशन भी होता है, लाइट का काम करने के पर्पज से लाए हो तो इसके ऊपर इंसुलेशन होगा इसके ऊपर, ठीक है ना, हमेशा उसके ऊपर होता ही है, ठीक है ना। और यहाँ पे ये 2 आपको लेग यानी कि हैंडल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। ये फ्लैट नोज प्लायर होगी। इसका जो यूज है पतली प्लेटों, तारों और धातुओं के छोटे टुकड़ों को पकड़ने जकड़ने, क्या काम होता है इसका, छोटे टुकड़े ना पकड़ने हैं, जकड़ने हैं और उन्हें आकृति प्रदान करने के लिए इसका यूज करें। मतलब एक प्लेट आकृति प्रदान करनी है उस प्लेट को, या फिर कोई अपने पास में धातु है तो उसमें इसका यूज कर सकते हैं। और जो पतले तार है या फिर प्लेट है तो उनको पकड़ना है यानी कि जकड़ना है, तो उसके लिए भी इसका यूज हम कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। और ये भी फॉर्जेट स्टील से बनाई जाती है। इसकी साइज है 100 mm 150 mm 200 mm में ये मिल जाती है। और उसके बाद में हम आगे बात करते हैं 4 नंबर में, जो कि हमारे पास में रहेगी राउंड नोज प्लायर, जिसको बोलते हैं राउंड यानी कि क्या हुआ, गोल हुआ ना, तो गोल नाक प्लायर इसको बोलेंगे हम, ठीक है। तो इसका जो आगे वाला भाग होगा वो राउंड आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये हिंग यानी कि पिवेट हो गया और ये हैंडल हो गया और यहाँ पे ये कटर भी आता है इसके साथ में, ठीक है। ये ध्यान रखना है, फ्लैट नोज में कटर नहीं आता है। इसमें यहाँ पे थोड़ा सा दिख रहा है आपको, ये कटर दिख रहा है, इस कोई धातु है उसको काट भी सकते हैं और मतलब एक साइड कटिंग की तरह यूज कर सकते हैं और राउंड नोज प्लायर की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो यूज इसका होता है इसके जबड़ों की आकृति शंकुआकार होने के कारण इसके द्वारा विभिन्न परिमाप के वक्र या वृत्त बनाना आसान होता है। यानी कि कोई वृत्त बनाना है, कोई वायर है मेरे पास में इस प्रकार से, इस वायर को मुझे ना पूरा ऐसे ऐसे लपेटना है इस प्रकार से, तो उस प्रकार से लपेटने के लिए हम क्या करेंगे, इस प्लायर का यूज लेंगे। यानी कि वक्र और वृत्त बनाना आसान हो जाता है। अगर आपको बोलते हैं कि कौन सी प्लायर है जिसके द्वारा वक्र, किसी तार के माध्यम से वक्र या वृत्त बनाया जा सकता है, तो आपको बोलना है कि यहाँ पे राउंड नोज प्लायर, ठीक है ना। वायर को ऐसे लेंगे इसके पास में और यहाँ पे इस प्रकार से लपेटें तो ये वृत्त बन जाएगा ना, वक्र बन जाएगा उसका, ठीक है ना। इसका प्रयोग तारों और हल्की धातुओं की पट्टियों को वक्र रूप देने के लिए किया जाता है, ठीक है ना। पट्टियों को वक्र रूप देने के लिए किया जाता है, मतलब कोई भी पतली धातु भी हो सकती है, तार भी हो सकता है, तो एक वक्र रूप यानी कि गोल आकार देना है तो उसके लिए हम इस राउंड नोज प्लायर का यूज करते हैं। इसके द्वारा तार के लूप भी बना सकते हैं। ये मोस्ट है बहुत, ऐसा आपको देखने को मिलेगा क्वेश्चन में कि बताइए निम्न में से कौन सी प्लायर के द्वारा हम तारों के लूप बना सकते हैं, तो आपको बोला राउंड नोज। लूप यानी कि क्या हुआ, ये वक्र आकार में ऐसे ही लूप हुआ ना, तो उस प्रकार से लूप बनाना है तो आप राउंड नोज प्लायर का यूज कर सकते हैं। उसके बाद में ये भी जो प्लायर है फॉर्जेट स्टील की बनाई जाती है, इसकी साइज 100 mm 150 mm 200 mm में ये मिल जाती है। उसके बाद में आगे बात कर लेते हैं 5 नंबर के अंदर, जो कि हमारे पास में प्लायर रहेगी पिंचर प्लायर, जिसको हम बोलते हैं आम भाषा में सिमटी बोलते हैं, ठीक है ना। जो पिंचर प्लायर यानी कि सिमटी है, एक सिमटी जो है वो उसका यूज जो है हम कम व्यास के तार या फिर पिन होती है या फिर कीलों को काटने के लिए भी करते हैं यूज, और ज्यादातर इसका यूज करते हैं हम कीलों को लकड़ी या दीवार में से निकालने के लिए। तो अब अगर आपको क्वेश्चन के अंदर बोल दें कि बताइए कि निम्न में से कौन सी ऐसी प्लायर है जो कि यहाँ पे दीवार में या फिर लकड़ी में से कोई कील को निकालना है, तो उसके लिए किस प्रकार की प्लायर का यूज करोगे, तो आप पिंचर या फिर सिमटी का प्रयोग करोगे आप, ठीक है ना। ये आगे वाला भाग है ना, ये जो हमारे पास में कील होती है, ये दीवार है हमारे पास में, तो इस दीवार में ये कील ठोकी हुई है और इस कील का आगे वाला सोर्स भाग इस प्रकार से होगा, तो इसको क्या करेंगे, यहां पे डालेंगे, ठीक है ना। ये कील है,
ये कील इस प्रकार से, ये सोर्स पार्ट इसके अंदर आ जाएगा और उसके बाद में इस प्लायर को पूरा इसके ऊपर प्रेशर लगा के इस साइड से और हम ऐसे खींचेंगे, तब ये प्लायर जो हमारे पास में जो कील है वो इस दीवार में से या फिर कोई लकड़ी में से बाहर निकल जाएगी। तो हम इसको बोल सकते हैं कि कीलों को लकड़ी या दीवार में से निकालने के लिए भी इसका यूज होता है। और ये जो प्लायर है वो फोर्जेड स्टील की बनाई जाती है, 100 mm, 150 mm और यहाँ पे 200 mm के अंदर आपको यहाँ पे ये मिल जाती है। तो इस प्रकार से आज की इस वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया कि जो प्लायर है वो कितने टाइप की है, और अगले वीडियो में इसी बेसिक टूल्स के बारे में हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि अगर मैं बेसिक टूल्स का एक वीडियो बनाऊं तो बहुत लंबा बन जाएगा। तो आपको एक पार्ट्स के अंदर, अलग अलग पार्ट्स के अंदर हम आपको वीडियो प्रोवाइड करवाते जाएंगे, और जो हमने आपको आगे बताया कि जो टूल्स कितने प्रकार से प्रकार के होते हैं उन सभी के बारे में हम आपको एक सीरीज वाइज यहाँ पे वीडियो प्रोवाइड करवाएंगे। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको दूसरा वीडियो जल्दी से जल्दी चाहिए तो आप नीचे कमेंट भी जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ में जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं अगले वीडियो में।